IRI की लिफ्ट की पूरी फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे यहाँ से। अजंता हॉस्टल के रूम विजिट हम आपको करवाते हैं कि किस प्रकार के HAU के हॉस्टल्स है। जो सुकून मिला है चूरमा चूर के, वो कभी मिला था तेरे माथे को चूम के। इसके खुद के भी, इसके खुद के से ब्याएगी तब देगी दूध, अभी एक भी ब्याई नहीं है। वो कैसा लग रहा है राहुल आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए? ज़्यादा बेस्ट यहाँ की BSc है, MSc है या फिर PhD है। अगर फिजिकली फिट होना चाहिए, रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी 5 स्टार होटल में ले जाके बिठा दो, अगर दिमाग में कचरा चलेगा तो वो कचरा ही चलेगा और पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ सकता है। प्राउड से बोलना चाहिए कि आप उस चीज़ से डिग्री कर रहे हो जिस पे हमारी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। मोस्टली हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये फेमस ट्री है हमारा, पॉपुलर ट्री। हम तो यही चाहेंगे कि यार इन चीज़ों से सीख कर जो अदर यूनिवर्सिटीज है उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो और लग जाएगी। कोई HAU लेने का सोच रहा है, HAU को क्यों वो सिलेक्ट करें। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये बज चुके हैं सुबह के 5:30 बजे और मैं उठ चुका हूँ। सुधीर सर को भी मैंने उठा दिया है और अब निकलने वाले हैं हम HAU के लिए। तो आज जो ऑफिशियली हम HAU की जो प्लान करके जो ट्रिप पे हम जा रहे हैं उसका मोस्टली तो पर्पज़ आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलो चलते हैं, पहले थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। ऐसे तो करते हैं, ऐसे करते हैं। और आप देख सकते हो सुधीर सर जो है निकल चुके हैं ट्रिप के लिए फुल तैयार होके। IRI की लिफ्ट की पूरी फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे यहाँ से। यहाँ से हम हमारी कार लेके पहुंच रहे हैं HAU। तो लाडले तैयार हो ले। और ये तो व्लॉगिंग वगैरह तो अब करनी पड़ेगी अब जब कैरियर देख लिया है अब। सो अभी हम कार से निकल चुके हैं और लगभग 3 घंटे के ट्रैफिक के बाद में अभी फाइनली हम जो कौन सी रोड है, 2.5 घंटे कौन सा रोहतक रोड है, रोहतक रोड पे हम निकल चुके हैं और 2.5 घंटे और बता रहा ना कितना टाइम लगेगा हिसार पहुंचने में। HAU पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगेंगे और हमारे साथ हमारे जूनियर अमृत सिंह बाठी भी जुड़ चुके हैं, जैसलमेर वाले। ये जो दही आप देख रहे हैं इसको बताया गया है कि ये कौन सा दही है सर? हांडी दही है। तो अभी इसकी जानकारी लेंगे कि क्या है हांडी दही का रहस्य, क्या है इसका रहस्य सुलझाओ पहले तो मैं बात कर रहा था वो दही की हम बात कर रहे थे, तो उसी दही की अभी जानकारी भाई साहब से हम लेंगे यहाँ पे। और देसी खाना फैमिली रेस्टोरेंट नाम से है ये, जज्जर हरियाणा में ये पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ये पकड़िए आप भाई साहब, ये ले लीजिए ना आप, ये इसको हाथ में रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो गोबर से बनती है हमारी, देखो ये जो गोबर की बनाई हुई है ना, ये उपला जो ये गाय का गोबर या भैंस के गोबर से बनाई है, दोनों है सर, दोनों से बनाई है उपला, जिसको कि एज ए फ्यूल हम काम में ले सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं हांडी जिसको हम बोलते हैं, इसको आप क्या सर दिखा दें, इसको हम बोलते हैं हारे सर, मिट्टी का, ठीक है सर। हाँ जी, इसमें सर दूध बॉईल हो रहा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा दूध पूरा, इसको आप पास लगाइए माइक को, इसमें देखो दूध जो है वो पूरा हमारा धीरे धीरे गर्म होता है। ये तो सर सुबह 6 बजे लगता है, सुबह 6 बजे लगता है, उससे 8 घंटे का प्रोसेस होता है सर। अच्छा। इस कलर में आ जाता है, व्हाइट से ब्राउन हो जाता है, रेड कलर में हो जाता है। हाँ ये रेडिश कलर दिखाई दे रहा है। इसका ही दही बनेगा हमारे यहाँ पे, छाछ भी इसी का मिलेगा आपको, अच्छा। नोनी घी भी इसी का मिलेगा आपको, सब कुछ आप इसी का निकालते हाँ हो जी सर, ये। एकदम देसी तरीके देसी तरीके से। और जो दूध लेके आते हो वो गाय का लाते हो या भैंस का? वो सर भैंस का होता है। अच्छा, भैंस का दूध होता है सर पूरा। दाल भी हमारा इसी में बॉईल होता है, दाल भी इसी में बॉईल होता दाल है? भी इसी में बॉईल होता है, जो कि तड़का गैस पे लगेगा सर देसी घी में। अच्छा, दाल वगैरह सारी इसी में बॉईल होता है, सब्जी हमारा इसी में बॉईल होता है। अच्छा। अभी इसमें मिट्टी लग गया सर, अगले प्रोसेस के लिए हो गया ये अगले सुबह फिर इसमें लगेंगे। अच्छा, हर डेली मिट्टी लगाते हो? डेली मिट्टी लगाना पड़ेगा सर। फिर मिट्टी लगा के फिर इसको इसमें रख देते हो? फिर उपला लगाएंगे नीचे, अच्छा। आग लगा, फिर बर्तन का रखेंगे। हाँ हाँ। जो भी हमने ऐड करना वो ऐड करेंगे इसमें। फिर इसको मिट्टी को उठा दोगे आप इसको वजह से? हाँ जी, ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। अच्छा, उसको
हाँ हट जाएगा फिर और फिर दोबारा दोबारा लगाएंगे। फिर लगाओगे फिर आप दोबारा लगाएंगे और फिर इसमें इसी प्रकार से इसी करोगे daily डेली का का। routine है सर ये। बहुत बढ़िया बहुत। ये गोबर मिट्टी अपना है जो हम डेली लगाते हैं। अच्छा इसको मतलब गोबर और मिट्टी को आप मिक्स कर लेते हो? अच्छा हाँ इधर दिखाइए, ये देखो ये गोबर और मिट्टी को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में जो है इसको कंप्लीटली जो है उसके ऊपर लेप देते हैं, जैसे कि हम चूल्हे पे नहीं लेप देते थे क्या, उसी प्रकार से लेप देते हैं और बिल्कुल एकदम देसी। चाहे क्वालिटी हमें अच्छी मिलनी चाहिए, चाहे पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए, और वही चीज़ जो देसी खाना रेस्टोरेंट है वो भी जज्जर हरियाणा में कर रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई साहब है दिनेश जी चिल्लर साहब है जिन्होंने हमें कंप्लीट जानकारी दी। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो काम। पब्लिक को एक नेचुरल चीज देना चाहते हैं, अच्छी सेहत, उनकी सेहत पे ध्यान आप खाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? खाना कितना जरूरी है हमारे लिए? क्वालिटी, आप तो रेस्टोरेंट चला रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए क्वालिटी वी रिस्पेक्ट क्वालिटी, एंड इफ अगर कोई गेस्ट पे करता है तो उसको क्वालिटी तो देना हमारा हक बिल्कुल, बनता है, हमारा फर्ज है। और ज़्यादातर कस्टमर हमारे बहुत खुश है कि भाई ये एक खाना बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। हम भी इसका फीडबैक देंगे, और जो भी इधर से अगर कोई जज्जर हरियाणा की तरफ से निकले तो जरूर देसी और खाना आपको कैसा रेस्टोरेंट। लगा सर? हमें तो हम तो 5 में से 5 नंबर दे रहे हैं, 10 में से। तो चलते हैं आगे के सफर में और बिल पे करवाते हैं अभी सुधीर सर से। ठीक है चलो आ जाओ। ये हरियाणा है दोस्तों, जितनी दूर तक देखोगे उतनी दूर तक केवल यहाँ खेत दिखाई देंगे आपको, और खेत में केवल एक ही क्रॉप आपको दिखाई देगी यहाँ मोस्टली, वो है वीट। हम जानते हैं कि जो हमारा पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वो मोस्टली राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम के लिए फेमस है, और इसको रिप्लेस करने के लिए भी जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस क्रॉपिंग सिस्टम को रिप्लेस किया जाए दूसरे सिस्टम से। यहाँ पे मेज को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे चलाए जाते हैं, बट उसके बावजूद भी हम बहुत सारे किसानों से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमें जितना मुनाफा राइस और वीट में मिलता है उतना मुनाफा किसी दूसरी क्रॉप में नहीं मिलता, इसीलिए वो अडोप्ट नहीं करते हैं इसको। और इस शानदार नज़ारे का आनंद आप शायद देख कर नहीं ले सकते, जो कि यहाँ पे अमृत और सुधीर सर महसूस कर पा रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा जो पूरा ग्रीनरी वाला चीज है ना, राजस्थान में देखने को नहीं मिलता, और बेसिकली अच्छा है। मतलब जो प्रोडक्टिविटी देख पा रहे हैं हम, और जो सोइल टाइप भी है वो भी सबसे अच्छी है। तो एकदम खेत एकदम बिल्कुल सर, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा हमें कि पैच कहीं भी पे नहीं दिख रहा। हाँ मैं ये कि देख थोड़ा रहा था बहुत कितने एरिया में कोई पैच हाँ दिखे, वो कि बिल्कुल थोड़ा नहीं बहुत भी कहीं पे ऐसा लगे कि ये लोविंग हो रखी है या फिर और कुछ भी, एकदम हरा भरा हमें खेत Plain दिखाई field दे है रहा है। ना पूरे, ऐसा भी नहीं कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, इरिगेशन वगैरह। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है सर? हरियाणा और रीजन में मोस्टली हम अगर बात करें क्ले लोम है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली हमारे क्रॉप के लिए फेवरेबल होती है। और इधर क्या दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा हमें देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे ये जो आप एक तो इसको पहचानिए आप, ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेकेरम मूंजा जिसको हम वीड बोलते हैं वो है, और ये जो है ये उसका इन्फ्लोरेसेंस है, और इसी को हम वो बोलते हैं जो क्वेश्चन भी आता है हमारे शुगर केन के अंदर जो बोलते हैं ना एरोविंग, एरोविंग इसी को बोलते हैं, जिसके अंदर जो है ये उसके मेच्योरिटी का एक इंडेक्स भी होता है। और यहाँ पे जो राइस क्रॉप इन्होंने, जिस भी किसान का ये खेत है उन्होंने यहाँ पे लगाया होगा, और आप स्ट्रा देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, मतलब इसको जलाया नहीं है। और इस स्ट्रा को अगर वास्तव में अगर हम कन्वर्ट करें सर, इसको अगर इसका डिकम्पोजिशन करें तो इससे तो अच्छा मेन्योर बन सकता है सर। हाँ, स्ट्रो एज इन मल्च यूज हो सकता है, ये एज ए मल्च भी इसको यूज में ले सकते हैं ना। ये हरियाणा में एक जगह प्रैक्टिस हो भी रही है इसकी एज इन मल्च। और सर वो बर्ड दिखाओ, ये तो इसको तो क्या बोलते हैं, हम तो बुगला बोलते हैं सर। और बुगला अपना आनंद लेता हुआ मल्च के जो हमारा राइस का स्ट्रा है, ये तो वाइफ है या जो भी है, दोनों ही बुगले हैं, वो तो यही जानते हैं। मैं तो देख के नहीं पहचान सकता, अमृत को हो सकता है कि एडिशनल स्किल है कोई। कौन सा एक्सपीरियंस है अमृत? देख लिया सर, बहुत जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देख लिया क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सर कहाँ तक पहुँच गए? सर अभी भी 70 किलोमीटर है सर। कोई नहीं, क्या आनंद आ रहा है? मजा आ रहा है।
यही है, एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करो, अगर किताबों तक सीमित रहोगे तो पिछड़ जाओगे, चलते चलते कहाँ जाओगे सर, खेतों तक। हिसार जाएंगे। चलो ओके, लेट्स सी। वो भी दिखा दो सर, बायोड्रेनेज का अच्छे से। ये तो यूकेलिप्टस जो है, ये प्लांट जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ये यूकेलिप्टस है और इसको बायोड्रेनेज के लिए भी यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा यूकेलिप्टस जो हमारा प्लांट होता है, ये हमारा जो एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा शो करता है हमारी क्रॉप्स पे, तो ये हमारी क्रॉप्स के लिए हानिकारक भी है। बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एज ए विंड ब्रेक इन्हें लगा रखा है। यो हरियाणा है भाई, यो देख लो, यो तीन ट्रॉली ला रखा है, यो हरियाणा है भाई। चलने तो थोड़ा आगे सुधीर सर, इधर से दिखा देते हैं एक बार। ये ना माने हरियाणा वाले, इसीलिए तो हरियाणा फेमस है। एक दो नहीं भाई, पूरी 3 ट्रॉली लगा रखा है भाई ने। ये नज़ारे हरियाणा के अलावा कहीं देखने को मिल सके है क्या सर? आपके एक्सेंट को क्या हो गया? यो हरियाणा है प्रधान। देख सकते हैं कि आगे आराम से वाह भाई वाह, आराम से दोस्त, आराम से लग जाएगी भाई, लग जाएगी। चैनल बता दे भाई साहब, चैनल के नाम पे आई वाला। अजंता हॉस्टल के रूम विजिट हम आपको करवाते हैं कि किस प्रकार के एचयू के हॉस्टल्स है। तो ये रूम नंबर, अच्छा गलत रूम खोल दिया हमने, बताता नहीं है राहुल, सही रूम नहीं मैं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये गेट है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग गेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कमरा है, इसके अंदर बहुत ही शानदार साफ सफाई है। ये टॉप मोस्ट, ये सबसे टॉप मोस्ट हॉस्टल का टॉप मोस्ट रूम है ये, और ये सबसे साफ कंडीशन में है ये रूम साथियों। ये तो इसकी सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन पे है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं, बस थोड़ा दीवारों की तरफ ना ध्यान देना आप, ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल ओम पे ध्यान देना आप और कट कर देना आप। तो यहाँ पे सिंगल बंदे को मिलता है रूम या 2 लोगों को? डॉक्टर साहब जो पीएचडी फाइनल ईयर है ना, जो थर्ड ईयर है, उनको सिंगल मिल रहा है, बाकी सारे 2-2 के रखे हैं, क्योंकि यहाँ एमएससी फर्स्ट भी अलग से आई है। अभी पहले एमएससी फर्स्ट 2 नंबर हॉस्टल में थी, अब की बार एमएससी फर्स्ट यही गई। तो मतलब 2 लोग रहेंगे इस रूम में? मैं अपने सीनियर के साथ एडजस्ट हो जाऊँ। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है ये, और अच्छा रूम है। मतलब अगर 2,500 के आसपास हॉस्टल फीस 2,500 रुपए, 6 महीने की 2,500 तो बहुत कम है। हाँ जी हाँ जी। और ये किताब आपकी है क्या? हाँ जी हाँ जी, मेरी है। तो ये आपकी पढ़ाई हो रही है? हाँ जी हाँ जी। और ऊपर भी कुछ है क्या इसके बोर्ड के पीछे? अरे डॉक्टर साहब वो कभी कभी ठीक है, कुछ नहीं है बोर्ड के पीछे, कुछ नहीं दिखा रहा मैं। ठीक है, इसको कट कर। खुद को इवैल्यूएशन करने के लिए शीशे के आगे खड़ा हो जाता हूँ मैं। कोई नहीं, ठीक है। तो ये रूम है अजंता हॉस्टल। नहीं, ये तो प्रिंटिंग है, ये तो पहले के जमाने से चलती आ रही है। इसमें तो क्या ही है, इसमें तो ये तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज है ये तो मजनू भाई ने बनाई थी। तो सर कैसा वाइब आ रहा है मतलब इस हॉस्टल में? अच्छा है डॉक्टर साहब, जैसे हमारा बैठे रहो। एचयू के जो भी व्यूअर्स देखते हैं, जो मैं पहले भी देखता था, तो एक एचयू की अलग इमेज होती है
कि एचयू एक तगड़ा कॉलेज है, तो यहाँ आके वैसा लग रहा है। और लाइक एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ का, वाइब भी अच्छी है, हॉस्टल रूम्स भी बड़े लाइक जो बेसिक है ना, जैसे लगता है कि होना चाहिए पुराने टाइम से, वो है। जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ है, और सबसे अच्छे अच्छे और दिल वाले फाइनली बंदे रूम रहते मैटर हैं। नहीं करता सर, पढ़ने वाले का माइंडसेट मैटर करता है। आप चाहे किसी भी 5 स्टार होटल में ले जाके बिठा दो, अगर दिमाग में कचरा चलेगा तो वो कचरा ही चलेगा, और पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ सकता है। तो यहीं पे पढ़कर जो हमारे सामने राहुल हमें दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने यहीं पे पढ़कर ऐसे ही रूम में पढ़ाई करके और वो फर्स्ट रैंक लेके आए हैं पीएचडी के अंदर। एक कड़ी मेहनत, तो रूम मैटर नहीं करता, अच्छी तैयारी करेंगे तो आप भी एचयू में पहुंचेंगे। और इसी रूम में तो नहीं रहेंगे, इसमें तो राहुल रहेगा भी 2-3 साल, बट ऐसा ही रूम आपको मिलेगा। तो अब डॉक्टर साहब की तरफ से यहाँ पे हमें डिनर के अंदर शानदार चूरमा खिलाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, चूरमा के लिए कोई स्पेसिफिक कुछ 2 लाइन? खाना खा के आते सारी शायरी भूल जाते हैं हम। खाने के बाद बताएंगे डॉक्टर साहब। पट्टे पे एकदम से ना चढ़ाया करो डॉक्टर। जो सुकून मिला है चूरमा चूर के, वो कभी मिला था तेरे माथे को चूम के। क्या बात है। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का महत्व उसे पता होता है जिसने अपनी भारत माँ के हाथों में बेड़ियां ली। आजादी का महत्व उसे पता होता है जिसने अन्य देशों को अपने देश से 5,611 लाख करोड़ रुपए खींचते थे। आजादी का महत्व उसे पता होता है जिसने अपने किसानों को इंडिगो उगाने पे मजबूर किया। उसे पता होता है जिसने जलियांवाला बाग की बढ़ती भीड़ पर गोलियां चलती हैं। परंतु मेरा यह सवाल है कि आज के इस सैर सपाटे में हम कहीं हमारी क्रांतिकारियों का बलिदान भूल तो नहीं गए हैं हम हार्ड मास्टर बने उस व्यक्ति। छब्बीस जनवरी के अवसर पर रिपब्लिक डे पे यहाँ पे एचयू के अंदर तो हम आप मौजूद ये जो हैं। बच्चे बाहर आ रहे हैं देख सकते हो, ये 26 जनवरी की सेलिब्रेट करके आ रहे हैं। पहले यहाँ पे परेड हुई है, उसके बाद में कुछ कल्चरल इवेंट हुए हैं,
इसमें कैंपस स्कूल के बच्चे हैं, एचयू के अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके बच्चों ने भाग लिया है और एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ है। कि इन छात्राओं ने यहाँ पे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया। तो अभी एचयू के बारे में हम इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इनसे पूछने पे हमें पता लगा कि ये कम्युनिटी साइंस से यहाँ से बीएससी कर रहे हैं और यूजी के छात्र हैं। तो आपको एडमिशन किस प्रकार से मिला कम्युनिटी साइंस में? एंट्रेंस होता है, आप एंट्रेंस पकड़ लीजिए इसको थोड़ा। कौन सा एंट्रेंस टेस्ट? जो हर कोर्स जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एंट्रेंस होता है। जैसे कि कम्युनिटी साइंस में तो हमारे साइंस से रिलेटेड ऐसे 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने होते हैं उस बेस पे। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जो नृत्य आपने किया उसको कौन सा नृत्य बोलते हैं, ये जो आपने अभी किया है? हरियाणी फोक डांस था ये। अच्छा, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कहाँ से की? मतलब ये आपका हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये? अच्छा, ओके। तो कम्युनिटी साइंस के अंदर यहाँ पे बीएससी के अलावा एमएससी और पीएचडी भी होती है या ओनली बीएससी होती है? एमएससी और पीएचडी भी होती है। एमएससी और पीएचडी भी होती है। तो इसके अंदर आपका क्या आगे फ्यूचर प्लान है? कम्युनिटी साइंस जैसे हमारे अगर आईआरआई की बात करें तो वहाँ पे भी अभी कम्युनिटी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है। तो आगे क्या फ्यूचर है? मतलब कम्युनिटी साइंस से हम कहाँ पे जा सकते हैं? इसको थोड़ा माइक। इसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि टैड हो गया जिसको एटीएस बोलते हैं, ईसीएम है, एफआरएम है, और मतलब 5 डिपार्टमेंट्स में हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। एमएससी हर डिपार्टमेंट से अलग अलग हो सकती है। और इसके अलावा हम मतलब अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है 5 डिपार्टमेंट लेने का, तो उसके अलावा सोशियोलॉजी में कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकता है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में भी अलाउ है, ठीक है। तो उस सब की बात छोड़े, हम पढ़ाई की चलो एक बार साइड में रखो। यहाँ का एचयू का माहौल कैसा है? मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए यहाँ पे क्या माहौल है, क्या प्रकार की फैसिलिटीज़ है आप सब लोगों के लिए? हॉस्टल कैसे हैं लड़कियों के हॉस्टल की हम अगर बात करें तो? आप जो भी बात है बताओ, मतलब ऐसा नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आप बोल सकते हो कि कहीं पे इस तरीके में सुधार की ज़रूरत है या जो भी। हॉस्टल भी काफी अच्छा है और लड़के के लिए सेफ भी है, कैंपस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 6 बजे आपका तो हॉस्टल बंद हो जाता है, मतलब बहुत 6:30 बजे। अकॉर्डिंग टू वेदर हमारा मतलब चेंज होता है कि ज़्यादा मतलब ठंड है तो पहले बंद हो जाता है, गर्मियों में 7:30 तक का भी टाइम होता है। हाँ। तो उसके अलावा कैंपस में क्या क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करते हो, मतलब पढ़ाई के अलावा? और खेलते हो आप? हरियाणा में तो खेलते हैं, आप खेलते हो कुछ? आप हमारे पास सीसीए कोर्स है जिसमें हमें स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। अच्छा, सीसीए कोर्स है जिसमें कंपलसरी है आपको? हाँ। वो एक सेमेस्टर में एनएसएस होता है और दूसरे में सीसीए होता है। अच्छा, एक में एनएसएस और एक में सीसीए। सीसीए में डिफरेंट। तो सभी लोग हरियाणा से ही हो? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, करो एंजॉय करो और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। और हम तो यही सोचते हैं कि आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो सभी लोग। थैंक यू सो मच। और आगे चलते हैं इसी प्रकार से। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से बात कर सकें और एचयू क्या है और कैसे सब यूनिवर्सिटी से अलग है उस चीज़ को आप तक हम पहुँचा सकें, उसी प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं, मैं, सुधीर सर। और आगे बढ़ते हैं और अब पूरा कैंपस जो है वो विजिट का हम जो है वो वीडियो अलग से करेंगे। ये जस्ट हम ब्लॉग टाइप में पोस्ट कर रहे हैं ताकि हमने यहाँ पे क्या क्या किया वो हम आपको रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा सकें। और अभी हम एचयू के अंदर ही मौजूद है यहाँ पे और एनसीसी के कुछ कैडेट्स यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एचयू के अंदर एनसीसी का क्या माहौल है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, उसी को हम पूछेंगे। जो बाहर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेते हैं यहाँ पे यूजी के अंदर या फिर पीजी में ले या फिर किसी प्रकार से, तो वो जान सके। तो यहाँ पे हम अगर बात करें एनसीसी की, तो किस प्रकार से एनसीसी में सिलेक्शन होता है यहाँ पे? यहाँ पे पहले तो फिजिकल होता है, फिर वो टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अच्छा, तीनों टेस्ट अगर वो पास करते हैं उसके बाद में आपको एनसीसी अलॉट होता है। तो तैयार होती है यूनिट से और फिर उसके बाद उनको सीट दी जाती है एनसीसी। अच्छा, तो ये कितने साल का होता है एनसीसी का? 3 साल का सर। पहला साल ए सर्टिफिकेट के लिए, दूसरा साल बी सर्टिफिकेट और तीसरा सी सर्टिफिकेट। ओके, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सभी स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कुछ हर बैच में से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही एनसीसी ज्वाइन कर पाते हैं? सर ट्रायल कोई भी दे सकता है, बट उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। पहले फिजिकली फिट होना चाहिए, रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज होनी चाहिए और मेडिकली तुम ठीक होने चाहिए। उसके बाद में एक स्पेक्स का होता है कि आई साइट अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर ए सर्टिफिकेट स्कूल में लिया हुआ है तो उसका बेनिफिट मिलता है।
तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एनसीसी का, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे? एनसीसी में सबसे बड़ी चीज़ हम सीखते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी एक तो जो हमारे कैडेट्स जितने भी हम एक उसमें बटालियन में तो हम सब साथ में रहना सीखते हैं, कैंप में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं। प्लस हम अगर डिसिप्लिन सीखते हैं कि एक तरह से खुद को कैसे मेंटेन करना है, टाइम पे कैसे आना, यूनिफॉर्म कैसे क्लीन, मतलब सारी जितनी भी हमारी माइनर चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते यूजुअली, वो हम डिसिप्लिन सीखते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यही है कि डिसिप्लिन और यूनिटी हमें सिखाती है एनसीसी, यस। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप कौन सी ईयर में हो अभी? सेकेंड कौन सा, मतलब बीएससी या? बीएससी कम्युनिटी साइंस सेकेंड। अच्छा, बीएससी कम्युनिटी साइंस। आपका? कम्युनिटी साइंस सेकेंड। आपका? कम्युनिटी साइंस फर्स्ट ईयर से। अच्छा, कम्युनिटी साइंस से ही हो आप। तो इसके अंदर जो आपके 3 4 5 कॉलेज है, तो सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं एनसीसी में? नो सर, हमारे कॉलेज की अलग यूनिट है और जो एग्री है, बीटेक है, उनकी एक अलग यूनिट है। मतलब बीटेक की अलग यूनिट है, बीएससी एग्रीकल्चर की अलग यूनिट है और कम्युनिटी साइंस की अलग यूनिट है। यस सर। ओके, एनो सर है, एनो सर से बातचीत करते हैं यहाँ पे। और हेलो सर, 2 मिनट बातचीत करेंगे सर थोड़ा सा। अरे यार, बातचीत करोगे, क्या करोगे? सर बस यही सर, एनसीसी के बारे में। तो सर हम IRI से PhD स्कॉलर्स हैं और एक्चुअली HU को एक्सप्लोर हम कर रहे हैं, और हम ये जानकारी जो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि HU में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और किस प्रकार से जो है वो भी अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले तो उनको जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, उसी को लेकर हम एक पूरा कंप्लीट एक वीडियो कर रहे हैं। तो सर जो एनसीसी में सिलेक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट्स का, वो क्या होता है सर? एनसीसी में प्रॉपर सिलेक्शन होता है। और ये जो भी सिलेक्शन होगा ये बटालियन वाले ही करते हैं। फौजी आएंगे बट यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों से इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दैट इन्वॉल्वमेंट इन एनसीसी। वो आएंगे तो उसके बाद हम उनको बुला लेंगे। उसके बाद उनकी रनिंग होती है, पुशअप होते हैं, हाइट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, सब कुछ कंडक्ट करता है बटालियन। उस बेसिस पे कैडेट का सिलेक्शन होता है। मेन क्राइटेरिया इसका फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, बाकी सब वो तो हो जाता है, देख लेते हैं, वो सभी वही करते हैं। तो सर मैन हम अगर एनसीसी की बात करते हैं तो एनसीसी हमें क्या सिखाती है? मैंने भी अपने डिसिप्लिन एंड यूनिटी, हम मैं भी ग्रेजुएशन में था तो मेरी भी एनसीसी थी। तो फर्स्ट ईयर में तो हमें ऐसा लगा कि ये सब बोरिंग है, कि जब भी हमें ट्यूसडे को होता था तो कि आप बीएड सेव करके आओ, आप प्रॉपर आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस एकदम पूरा वेल ड्रेस्ड होने चाहिए आप। लेकिन उसके बाद में जब हम थर्ड ईयर में जाने लगे, जब हमें लगा कि अब एनसीसी छूटने वाली है, तब हमें उस चीज़ का एहसास हुआ कि कितनी ज़रूरी होती है एनसीसी हमारी लाइफ में। हाँ, हमारी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी होता है जीवन में, तो एनसीसी से ही डिसिप्लिन आता है। कि एनएसएस का क्या रोल है यहाँ एचयू में, एनएसएस की क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती है और कितने लोग यहाँ एनरोल्ड हैं एनएसएस के अंडर में। सर सबसे पहले एनएसएस कितने साल से चल रहा है एचयू में? एनएसएस जब से कोरिकुलम स्टार्ट हुआ है तभी से है। एनएसएस यहाँ पे कोरिकुलम का ही हिस्सा है। ग्रेजुएशन लेवल में पहले 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एनएसएस कंपलसरी कोर्स है 0+2 क्रेडिट आवर का। तो ये सिर्फ समाज सेवा या एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटी नहीं, कोर्स करिकुलम का हिस्सा है। तो इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ही होती है अपने? हाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़, जैसे क्लीनिनेस होती है, कुछ लीडरशिप की भी कुछ क्वालिटीज? हमारा थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है शुरू से कि एनएसएस का मतलब सफाई। हाँ जी, तो बिल्कुल वो नहीं है। उसके अलावा और बहुत एक्टिविटी हैं, चाहे वो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है। मूल जो एनएसएस का ऑब्जेक्टिव है वो है कि व्यक्तित्व विकास समाज सेवा के द्वारा। नेशनल सपोर्ट सर्विसेज समाज को की दिखाता है सेवा करते करते हमारे जो वॉलंटियर हैं उसके खुद का व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं समाज से संबंधित वो की जाती है। वीक में जो क्लास की हम बात करें तो वीक में 2 दिन क्लास होती है, 2-2 घंटे की। जो वीक में 4 घंटे की क्लास इसकी तो कंपलसरी वो प्रैक्टिकल होती है सारा। हाँ, और उसमें लेकिन जैसे हम जो भी समाज का प्रबुद्ध वर्ग है कोई, तो उनको भी इनके मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं, चाहे वो नशे से दूर रहने के लिए है या जो भी समसामयिक जो भी विषय है उन पे चर्चा के लिए हम विषय विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि वो हमारे छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें, उनको प्रोत्साहित कर सकें। बिल्कुल अंकल जी, पिछले 12 साल से तो हम आपको देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 2012 से शुरू किया था बेटा, 2013 में पहला खेलना शुरू किया था। बिल्कुल, अरे 12 साल हो गए। तो कहाँ से मिलती है आपको इतनी प्रेरणा, इस उम्र में भी इतनी मेहनत और ये जज्बे के साथ?
ये बेटा बीमारी से डरते कर रहे हैं हम, बीमारी से डरते। और एक दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है, सब चीज खा पी लेते हैं हम। हाँ, सुकून शांति रहती सब है। बिल्कुल दिन का पता ही नहीं लगता, रिटायरमेंट होने के बावजूद भी दिन किस टाइम बीत जाता आपकी है। एज कितनी होगी? मैं 60, अभी 1 महीने के बाद 65 में शुरू हो जाऊंगा, देखो, 64 प्लस हो गया। इतनी फिटनेस है आपकी। आपका नाम क्या है जी? राजपाल धनखड़। राजपाल धनखड़। हाँ। आप जी? मेरा नाम अजमेर डांडा है अजमेर डांडा। और मेरी बेटी पूजा डांडा अच्छा। वर्ल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी 2019 की है। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी इसी बीमारी से डरते हुए मैंने 2002 में शुरू किया था ट्रैक। हाँ जी। और उसके बाद रेगुलर हो? उसके बाद रेगुलर, हाँ, बच्ची के साथ रहा 20 साल लग, अच्छा, नेशनलों अच्छा। में, कंपटीशनों में, जैसे भी। हाँ, मैंने तो- भी, मेरा 2013 में एडमिशन हुआ था, तो मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ, आपके 2013 से 3 regular 4 रहते 5 आप हो लोग जो रेगुलर रहते हो ट्रैक पे। आप जी? मैं 75 एज है, और फिर भी ये तंदुरुस्ती है, फुर्ती। तो अब हमारा 5 किलोमीटर का, तीनों पार्टिसिपेंटों का, हमारा पार्टनरों का 5 किलोमीटर का अब टाइम लेना हम। सर, ये जो युवा आपको देख रहे हैं ना, हाँ जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई आप इस एज में ये सब कर रहे हो, तो उनको क्या देना इनको चाहते हो? मैसेज ये है बेटा, सुबह 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए जरूर निकालो। आप चाहे किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाओ, कितने आपके पास पैसे हो जाओ, अगर आप 1 घंटा सुबह निकाल दे, अगर सारी ज़िंदगी वो नहीं कर सकते। मैं 64 ईयर्स का हूँ। एक तो आप इससे गलत चीज़ों से बचे रहोगे, जैसे फास्ट फूड की तरफ हमारे युवा आजकल काफ़ी रुझान है उनका, फास्ट फूड का। फास्ट फूड से बिल्कुल बचे रहोगे, और सुबह एक्सरसाइज करोगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने 40 साल नौकरी करी है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एचयू से रिटायर्ड हूँ मैं। 40 साल की नौकरी में मैंने 2 रुपये भी रिम्बर्समेंट बिल नहीं लिया कभी भी मेडिकल का। एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया मैं आज तक, 64 साल का हो गया। तो ये 75 प्लस के आदमी है, ये रेगुलर हैं, यही कारण है इनका। यही पोजीशन जो इनकी है वही मेरी भी है। 75 ईयर्स तक कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। रिम्बर्समेंट की बात तो छोड़ो ठीक है ना जी। तो कोई व्यसन नशा हो तो बिल्कुल मन में मतलब नहीं, मीट शराब जो है ना, अंडा बिल्कुल नहीं दिन में नहीं होने देते। प्योर भाई वेजिटेरियन। कहीं ये भी मल्टी नेशनल कंपनियों में हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चों की दिनचर्या ही नहीं है। रात को 11-12 बजे ड्यूटी से आएंगे, फिर कुछ खाएंगे, वो खाना हमारा अंदर पड़े रहेगा, आंतों में, पेट में, वो सड़ता रहेगा। 40-45 साल के बाद उनका ऐसी स्थिति हो जाती है जो उन्हें पता नहीं कितना बुढ़ा है। सर, ये ट्रैक सिंथेटिक है और ये कब से है और इसकी क्या खासियत वगैरह है? ये शुरू में 1992 में बना था। अच्छा। और उसके बाद अब जो है ना 2-3-4 साल पहले अब दोबारा फिर रिन्यू किया गया है। हाँ, इसका हो गया है। तो ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है सबके लिए। अच्छी फैसिलिटी यहाँ हिसार में जो हमारे पास है, इससे बढ़िया फैसिलिटी हो नहीं सकती। सारा वातावरण बढ़िया यहाँ का। अच्छा, हमारी एचयू में जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ जो है ना मेंटल टेंशन नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, अपना काम हमें खुद करना है। आप चाहे दिन में कर लो, शाम में कर लो, सुबह आके कर लो, कोई रोक टोक नहीं। ये कितने मीटर का ट्रैक है पूरा? ये सर शुरू वाला राउंड जो होता है ये 400 मीटर का होता है। उसके बाद ये हर पट्टी जो है ना ये 7 मीटर बढ़ती चली जाती है, कुछ जो है ना ये बढ़ती चली जाती है। अच्छा, हर एक चीज के लिए अलग अलग ये निशान लगाए हुए हैं। मान लो 8 आदमी दौड़ाने हैं तो एक ये दूसरा आदमी यहाँ आएगा, तीसरा वहाँ, चौथा वहाँ, ऐसे है। रेस के लिए, हर्डल के लिए ये अलग अलग निशान बनाए हुए हैं इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ सर मेंटेन कौन करता है इस बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर? डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। और अब ये साई का सेंटर भी आ गया अपना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, तो बढ़िया मेंटेन भी बढ़िया कर रखा है। हाँ, नहीं माहौल बना रहता है। हाँ, यहाँ कुछ करने का मन करता है। यहाँ आने के बाद आप आदमी वैसे भी घूमने आ जाए, वो भी ये सोचेगा कि मैं थोड़ी दौड़ तो लगा लेता हूँ। बिल्कुल, और यही सब चाहिए कैंपस से, और क्या ही चाहिए। हाँ। और थैंक यू सो मच। स्वस्थ से बढ़ के बेटा कुछ नहीं है ये जिंदगी में, याद करोगे आप। चलो बिल्कुल। हाँ, स्वस्थ पहले। ये बड़ा लेट समझ आता है, लेकिन पहले ना पैसे के चक्कर में भागते रह जाते हैं। फिर जब आपकी उम्र में आते हैं तब पैसे के लिए भी ट्राई करो बेटा, लेकिन सुबह का 1 घंटा एक्सरसाइज का, घूमने का और का, प्राणायाम का 1 घंटा निकालो। आप जो मर्जी करो, मतलब पसीने आने चाहिए आपको सुबह 1 घंटा। हमारे इस मौसम में अभी तो हम लेट आ गए, नहीं तो सुबह 7 बजे आते हैं हम। तो हमारे जनवरी फरवरी में भी जो है दिसंबर में पसीने आते हैं, हमारी बलियान गिल्ली हो जाती है। तो बच्चे जो आजकल के बच्चे 9-10 बजे तक पढ़ना शुरू करते हैं, वो फिर 2:30-3 बजे तक पढ़ते हैं, उनका सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। ना तो खाना का शेड्यूल रहता है, ना सोने का शेड्यूल रहता है, ना उठने का। किताब के बीच में फोन रखते हैं, तो उसमें कैसे। ये भी यहाँ कई बार देखते हैं स्पोर्ट्स के बच्चे सुबह सुबह आएंगे, आते ही मोबाइल चलाएंगे। अरे तू जिस पर्पज के लिए आया है वो पर्पज कर।
बिल्कुल। या अगर तेने पढ़ाई करता था कहीं तो कोई सिलेबस डाउनलोड कर ले, उसमें निकाल ले अपने सही बात जो सब्जेक्ट, वो रिवाइज कर, उनको सुन। ये हम सारे दिन गाने सुनाएंगे तो हमारे दिमाग में गाने ही रहेंगे बेटा। अगर पढ़ाई की बात दिमाग में रखोगे 24 घंटे वही याद रहेंगे। बिल्कुल, ये धुन और धारणा यही ऐसी ये ही बनती है। एक चीज में ध्यान रखो। तो कैसा लग रहा है राहुल आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए, और हमारे डॉक्टर खेम्स कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं हमें गाइड करते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। मैं खुश नसीब हूँ, मैं डॉक्टर सुधीर के साथ बैठा हूँ मैं। अच्छा। डॉक्टर खेम्स हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। अच्छा, और डॉक्टर खेम्स हमारे बढ़िया जाने माने एग्रोनॉमिस्ट। यस यस यस। डॉक्टर खेमेंद्र टूल बोल देते हैं इनको। और हमारे पीछे हमारी डेडिकेटेड टीम हमें कॉन्स्टेंटली फॉलो करती, ये लाल गाड़ी पर्चे वाली लाल गाड़ी। ये मुलेठी का प्लांट है, वो बब्बू मान का गाना है ना, खा के देख मुलट्ठी कुड़िएश्वर विच हो जाएगी, निया चिंगम तेरे दंद गाड़ दो सारे। तो वो मुलेठी है ये, कफनाशक। आज के जो हमारे जूनियर्स है, जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, जो भी 2020 के बाद में जिनका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है, हम उनको देखते हैं ना, तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें वो लेक दिखता है कि यार ना ये अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना अपने सीनियर्स से वो कनेक्टेड रहते हैं, और वो जो इंटरेक्शन वाली जो चीज़ है वो कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। और उसकी वजह से जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है कि उन्हें ये नहीं पता कि सीनियर से कैसे बात करनी है। जिसको ये नहीं पता सीनियर से कैसे बात करनी है, उसको ये नहीं पता कि अपने टीचर से कैसे बात करनी है, उसको ये नहीं पता कि कल को मैं जॉब में जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे बॉस से कैसे बात करनी है। तो वो हमेशा ही उस चीज़ में पीछे जाते हैं, और उसकी वजह से उन्हें जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कहीं न कहीं लॉस देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो ये क्यों हुआ? मतलब जो कोरोना में जो ऑनलाइन क्लासेस चली उसकी वजह से हुआ, क्या रहा इसमें, क्या कारण है? देखो इसकी वजह वही बात है ना कि नॉन इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि स्टूडेंट सब घर पर थे। तो घर पर होने की वजह से सीनियर और जूनियर में इंटरेक्शन नहीं हो पाई, और वो फिर वो गैप आ गया। गैप आने के कारण, जैसे मैं पास आउट था 2019 में, जब 2019 से 21 में कोई बच्चे हैं तो मैं उनको नहीं जानता। तो फिर वो जैसे हम बाई फेस तो सबको जानते भी, ये हमारे सीनियर है, इंटरेक्शन गैप होने की वजह से वो सीनियरिटी जूनियरिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। बाकी ओवरऑल ठीक है, जानते हैं कि सारे सीनियर है तो रिस्पेक्ट से बात करते हैं सारे के सारे, ऐसी कोई बात नहीं। सब आप क्या बोलना चाहेंगे इस चीज़ पे, जो आफ्टर कोरोना वाला आपको भी कहीं पे ये इफेक्ट दिखा? मतलब कि कोरोना के बाद में थोड़ा सा जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो अभी एग्रीकल्चर की फील्ड में आ रहे हैं, जो अभी बीएससी जिन्होंने स्टार्ट ही की है, उनमें कुछ चेंज देखने को मिला? हाँ, चेंज तो बहुत देखने को मिला है। जैसे कल जो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, अब उनके सीनियर से लाइजनिंग नहीं है, तो वो कह रहे थे कि हम किससे पूछें, करियर गाइडेंस किससे लें। तो ये फर्क तो जरूर आया है, और इसमें जो वर्टिकल लाइजनिंग टूटी है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको चाहिए मेंटेन करनी। तो जो लिंक जो टूटा है वो लिंक अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो होता क्या है कि सीनियर को हम देखते हैं वैसा ही वहीं से सीखते हैं, बट जब सीनियर खुद ही नहीं सीखा तो अपने जूनियर को कैसे सिखाएगा? और वो गैप बन गया, और वो गैप बढ़ ही रहा है अब धीरे धीरे। हम बढ़ रहा है, पर अगर इस चीज की अवेयरनेस है कि भाई गैप है और नकारात्मक है, तो उसके को दूर करने के, कॉम्पनसेट करने के लिए वो एफर्ट करेंगे तो यकीनन दूर होगा ही, और होना भी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए, और सीनियरों को भी प्यार से जूनियरों की जो भी जरूरत है या उनकी जो कंसर्न है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आखिर वो छोटे भाई बहन अपने। डॉक्टर साहब आपने तो 3 यूनिवर्सिटीज़ का पानी पिया है। सबसे पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेट से किया, उसके बाद में आप नवसारी में गए, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से वापस हरियाणा। तो ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सपीरियंस है, उनमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कहाँ का लगा, और कैसा रहा एचयू का एक्सपीरियंस? ऐसे देखा जाए तो जहाँ से मैंने यूजी की, मेरे को लगता है यूजी उससे बेहतर कहीं से हो ही नहीं सकती। जहाँ से मैंने एमएससी की, मेरे को लगता है उससे बढ़िया एमएससी कहीं नहीं हो सकती। और जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे को लगता है इससे बढ़िया पीएचडी कहीं नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ये तो डॉक्टर साहब यूपीएससी वाला आंसर है ये। नहीं तो तो सर आप तो ये सब बात छोड़ो, मैं तो जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहता हूँ जो हॉस्टल लाइफ में जो करते हैं, और जिससे कि लोग जानना चाहते हैं कि एचयू में पढ़ाई तो होती है, टॉप इंस्टीट्यूट भी है,
उसके अलावा क्या माहौल है यहाँ पे, मतलब क्या कर एचयू का जो सबसे बेटर पार्ट है वो यहाँ का स्पोर्ट्स? या कोई भी लड़का हो, शायद दिन में कुछ भी कर रहा हो, पूरे दिन रील चला रहे हो, फोन देख रहा हो, रूम से निकल ही नहीं रहा, 5 बजे शाम को वो ग्राउंड पे मिलेगा। चाहे वो पढ़ाई में जीरो हो या पढ़ाई में हीरो। हर आदमी हेल्थ को लेकर यहाँ अवेयरनेस है, हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं। उनको लगता है हेल्थ है तो ही वेल्थ है, पढ़ाई तो पूरी रात जग के कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे, पर एक रात या एक दिन पूरे दिन खेलने से हेल्थ नहीं बनती। तो हमेशा शाम को 5 बजे ग्राउंड पे ही दिखेंगे वो लड़के। आप डॉक्टर साहब? मैं भी खेलता हूँ। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। चलो, नहीं कभी सैटरडे संडे क्रिकेट खेल लेते हैं। लूडो? नहीं लूडो तो नहीं है? नहीं लूडो खेलना नहीं आता। चलो, ये 4 नंबर की क्या कहानी है मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही है कि शाम को जब जैसे डॉक्टर हेमेंद्र ने भी बताया कि बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यहाँ काफ़ी इंगेज्ड हैं। अच्छा। तो वो भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो जिसका वहाँ टीम में नंबर नहीं आता, जैसे क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी हैं, तो बच्चे जो 2, 13, 14, 15 जो ऊपर वाले हैं, वो थोड़ी देर वहाँ घूम आते हैं, वो उधर खेल लेते हैं थोड़ा। वो वैसा हो जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। एक और मेरा एक सवाल था कि जैसे डॉक्टर साहब आप राजस्थान से हो, जैसे तो जो मोस्टली ये होता है कि बाहर से, जो अदर स्टेट से जो आते हैं, तो उनको यहाँ पे मतलब एचयू के अंदर मतलब किस प्रकार से, क्या कहीं से ऐसे एक होता है ना कि क्या अलग नजर से कुछ देखा जाता है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये हरियाणा से नहीं है, या किसी भी प्रकार का आपको किसी भी एंड पे अथॉरिटीज की तरफ से हो, या फिर यहाँ के जो स्टूडेंट्स है जिनकी हो सकता है ग्रेजुएशन यहीं से हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से हो, और वो फिर पीएचडी में यहीं पे आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कोई आपको पता नहीं चलेगी आदमी हरियाणा का है, सिर्फ टोन से पता चल जाएगा। और अब तो हम खुद हरियाणवी सीख लिया, हाँ भाई क्या है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब स्टेट के डिपेंड पे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सब फैकल्टी हो गए, स्टूडेंट है, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साउथ वाले भी यही चाहते हैं कि यहीं से एमएससी होगी, यहीं से कहीं से पीएचडी कर लें। अच्छा। कोई सीट खाली रहे तो उनका अब यहाँ मन लग गया, उधर जाने का मन नहीं करते। बहुत सारे मेरे जूनियर है जो आईसीआर से एडमिशन लिया है, वो यहाँ ट्राई करते हैं कहीं करनाल हो जाए या यहाँ हो जाए। बन जाए तो ठीक रहे, पर तो सर ये हरियाणी टोन वाला थोड़ा सा है कि जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब जो कच्चे दिल वाला आदमी तो मतलब डर ही जाएगी, अब तो मार ही देगा मतलब। हाँ तो वही है, एक बार कोई मिल जाता है यहाँ तो स्टार्टिंग में जो आते हैं सबसे वो डर के रहते हैं कि यार ये तो मार ही देगा अभी। हाँ, फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि तो टोन है, फिर वो थोड़े नॉर्मल होते हैं। नहीं तो आते हाँ भाई क्या है, किस जा रहा है, वो बात है। बड़ा मजा आता है यहाँ की भाषा सुन के, सब सही है। तो जैसे कोई यहाँ मतलब एक और ऑप्शन की ज्यादा बेस्ट यहाँ की बीएससी है, एमएससी है, या फिर पीएचडी है? अगर तीनों में से एक किसी को मौका मिले तो, या तीनों यहीं से करोगे मौका मिले तो? नहीं, कोशिश तो ये करो तीनों यहाँ हो तो ठीक है, पर यहाँ अगर बीएससी करे तो सबसे बेटर है। बीएससी में बीएससी का यहाँ क्या कि यहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट लाइफ है, उसमें एक द्वंद्व सा रहता है हाँ। अंतर्मन में कि भाई कभी मस्ती है, कभी मायूसी है। तो उसी पे लिखा था मैंने कभी कि मस्ती मायूसी में तकरार रहती है, मस्ती और मायूसी में तकरार रहती है, हक जताने दोनों बेकरार रहती हैं। कभी मस्ती हावी हो जाती है, कभी मायूसी। मैं पागल दोनों का शिकार रहता हूँ, सबक नहीं लेता हर बार रहता हूँ। इस जंग ए मायूसी मस्ती में, तलवार लगी दो धारी अस्ती में। कैसे मायूसी से करें किनारा, कैसे मस्ती से तौबा करें, खुद भी बटेंगे आधा आधा, कैसे इनसे सौदा करें। माना मायूसी ने निखारा मुझे, माना मस्ती ने मारा है, पर मस्ती से जिंदा है और मायूसी से सजिंदा है। क्या मस्ती क्या मायूसी, हर शय को गले लगाना है, मायूसी की दीवार पे बैठ के मस्ती से दिल लगाना है। वाह वाह तो वाह वाह, इनको मैनेज करना है। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछना चाहूंगा राहुल सुधीर सर से कि हम 2 दिन से एचयू में ही हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ सबके साथ घूम रहे हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स से हम मिले हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस जो हमें देख के लगता है, जो हम फर्स्ट साइट में जो देखते हैं कि यार ये डिफरेंस है, तो आईआरआई के कल्चर में और एचयू के कल्चर में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? मतलब हम 2 दिन में जितना आप देख पाए, जितना आप जज कर पाए, जो आप ऑब्जर्व कर पाए। तो देखो,
दोनों के लाइक कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं। आईआरआई में बेसिकली आइसोलेशन देखा जाता है कि जो भी बच्चा है वो अपनी धुन में रहना चाहता है, लैब जाएगा, लाइब्रेरी जाएगा और अपनी धुन में रहेगा, ज़्यादा सोशल नहीं है। लेकिन यहाँ बंदे बहुत सोशल हैं, एक तो मेजर फैक्टर ये। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों की प्लेसमेंट्स या जॉब नहीं लग रही है। आप अगर जनरल एग्रीकल्चर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा अगर रेशियो देखोगे, एचयू के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। एफसीआई के पेपर ले लो, एफओ का पेपर ले लो, बहुत अच्छा रेशियो रहता है कि एचयू के 35-40 बंदे निकल रहे हैं एक एक जॉब में। तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, सोशल भी हो रहे हैं और साथ साथ जो आईआरआई में एक सबसे बड़ी हमें एक गैप देखने को मिलता है कि इम्प्रूवमेंट के सबसे बड़ा चांस है वो है स्पोर्ट्स। यहाँ स्पोर्ट्स टॉप पे है, तो ये भी एक बड़ा चेंज है। और सीनियरिटी जूनियरिटी आईआरआई में भी मेंटेन होती है, बट इस लेवल की नहीं होती क्योंकि वहाँ बंदे एक तो जानते ही नहीं कि भाई एक दूसरे के साथ कौन ज़्यादा सीनियर है, बैचेस में नहीं जानते। एक रीज़न ये भी है आईआरआई के अंदर हम बात करें तो, क्योंकि आईआरआई में सभी स्टेट से आते हैं। हाँ, तो मेजरली क्या होता है कि वो अपने स्टेट के बंदों के साथ रहना ही प्रायोरिटी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो सबके साथ उतना नहीं कर पाते इंटरेक्ट। यहाँ हॉस्टल्स ऐसे है ना, वहाँ जैसे मेसेस का अलग कल्चर है, हाँ। अपने मेस वाले लोगों के साथ ही ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप नॉर्थ वाला बंदा साउथ में, साउथ वाला बंदा नॉर्थ में। तो आज मैंने देख रहा था, मैं सुबह जब हाथ मुंह धो रहे थे वॉशरूम में, तो एक साउथ वाला बंदा था और हरियाणवी गाने सुन रहा था तो मैं कहा भाई आप कहाँ से हो? तो उसने बोला मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं कहा हरियाणवी गाने सुन रहे हो? बोले हाँ मज़ा आ रहा है हरियाणा वाले बदमाशी ज्यादा करते हैं। तो यहाँ क्या कैंपस में मार काट, लड़ाई आज ही वड़ाई देखी डॉक्टर कितने दिन अरे थोड़ा वो ट्रेलर तो देख ही लिया होगा आपने। ट्रेलर तो हमने आज देख लिया वो तो। लेकिन वो ऐसा कुछ खास नहीं है। पता है क्या है उससे भी यहाँ पे? बढ़िया है। नहीं बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन यहाँ सिक्योरिटी बहुत बढ़िया हमारी हाँ, वो तो देखा। स्टूडेंट्स के लिए। बहुत हर एक अगर आप मतलब कॉल कर दोगे ना, तभी विद इन 2 मिनट्स तभी बिल्कुल वो हो जाते हैं। और यहाँ पे अक्सर रेयर होती है लड़ाइयाँ। हाँ, आउटसाइडर कई बार वो हो जाते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी मैनेज कर देती है। हमारे आपस में नहीं होती। हम बिल्कुल प्रेम प्यार से, हमारे पास बहुत स्ट्रीम्स हैं, फिशरीज भी है, मैं वो ये भी है, एमबीए भी है, ठीक है, एबीएम भी है, बहुत सारी वो स्ट्रीम्स हैं। वो अच्छे से प्रेम प्यार से एक ही हॉस्टल में रहते हैं। वेटरनरी वाले भी सेम हॉस्टल में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा माहौल बनता है। साथ में ही क्या पता मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, साथ में ही कैंटीन में बैठे हो, अपनी अपनी बातें गा कैंटीन रहे हो, कैंटीन कहानियां गा कैंटीन रहे हो अच्छी अच्छी। कैंटीन से याद है यहाँ की कैंटीन। हमने यहाँ की जो कैंटीन सिस्टम है, जैसे हर हॉस्टल में यहाँ कैंटीन है ना, हाँ हाँ बिल्कुल जी। और उनकी प्राइस बिल्कुल फिक्स है, हाँ जी। और सेवा रूम तक। हाँ ये लगा लो, ये भाईचारा लगा लो, वो व्यवहार हाँ, ओनली। या ये लगा लो, ये रिस्पेक्ट लगा लो। यहाँ पे है ना कई बार ऐसे होता है कि भाई जो मैस वर्कर हैं और जो कैंटीन है, कैंटीन वाले जो वर्कर्स हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये डिग्री की रिस्पेक्ट करते हैं, ये लगा लो एज की रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ जो ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल प्रेम प्यार से रहते हैं। अब रूम तक पहुंचा देते हैं खाना, तो ये लगा लो कि भाई वो प्यार है उनका कि प्यार ठीक है। लगा लो। खुद की इज्जत की क्या कीमत खुद पता चल जाएगी, दूसरों की इज्जत करना सीख लो, सस्ते में मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, बहुत हारमोनी के साथ रहते हैं। सारा एनवायरनमेंट ही कंपैशनेट है बिल्कुल। तो ये तो एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना है। यहाँ का जो वेदर है वो बहुत बढ़िया है। एक्सट्रीम भी चला जाता है, जैसे साउथ में रहता है कि एवरेज सा रहता है, यहाँ एक्सट्रीम चला जाता है। कभी सर्दियों में आप देखोगे तो सर्दी भी उसको एंजॉय कर सकते हो आप, एंड समर में देखो तो समर को, और मानसून देखो तो मानसून का भी। मतलब जितनी भी ये जो रुतें होती है वो सारी की सारी यहाँ यू कैन फील हियर। हम ये मानते हैं कि जब तक चाहे कोई एज ए इंडिविजुअल हो या फिर चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसमें बहुत चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता है तब तक वो परफेक्ट नहीं होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि एचएयू एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है जो एज ए ऑलराउंडर मतलब जो सोचता है उसके लिए। बिल्कुल। वो बॉर्डर फिल्म में एक डायलॉग है ना कि चमन में इखलियात रंग ओबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अगर एकेडमिक्स अच्छी है, रिसर्च नहीं है, तो भी इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो भी नहीं करेगा, कल्चरल नहीं है तो भी नहीं करेगा।
और एनवायरनमेंट नहीं है तो कैसे ही करेगा। तो एचयू के अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं और बहुत ही हारमोनियस और बैलेंस रेशो में है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जिनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, जो ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको एचयू से अपनी ग्रेजुएशन करने का मौका मिल रहा है तो ग्रेजुएशन करना चाहिए। पीजी करने का मौका मिल रहा है तो अपनी पीजी यहाँ से करनी चाहिए, और पीएचडी करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर पीएचडी एक बार आप ज़रूर यहाँ से करें। तो आप हमेशा ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ सीखेंगे जो कहीं पे भी दूसरे कैंपस में शायद ना सीखने को मिले। और इसका एक कारण ये भी है कि कल्चर कोई भी एक दिन में नहीं बनता, और एचयू जो है वो हरियाणा कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और हरियाणा कल्चर हमेशा अपनी जो मेहमान नवाजी है उसके लिए भी जाना जाता है हमेशा। अगर आप अकड़ के बात करोगे तो वो डबल तैयार है उस चीज़ के लिए, बट अगर आप एक बार प्यार से बोलोगे तो वो डबल प्यार से बोलेंगे। ये भी कन्फर्म है, हमने देखा है थ्रू आउट द सफ़र भी हमने देखा है, बहुत लोगों से हमने बातचीत की तब भी हमने देखा है और सुना भी है, और ये रियलिटी भी है। और इसी के साथ हम इस वीडियो एक को मिनट, मैं ऑन दी बिहाफ ऑफ एचयू स्टूडेंट्स, आप भी आईआरआई में हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हो आप, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे यहाँ के स्टूडेंट्स को कि भाई ये आपको कुछ नज़र आई हो कोई खामी या फिर कोई सुझाव आपका, तो प्लीज़। सर जैसे कि बेसिकली हम बात करें तो वैसे तो जैसे अब यहाँ से डायरेक्ट मैं, अगर मेरे को आज आईआरआई के यूजी स्टूडेंट्स की मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो बाहर जाने के लिए मैं उनको बोलूँगा, या फिर जो बीएससी में आ रहे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उनको मैं चाहूँगा कि यूपीएससी जैसी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इनकरेज किया जाए। मतलब अलग से जैसे हम एचयू के अंदर स्टूडेंट्स मिलके जो है ना एक ऐसे क्लब टाइप में हम ऐसा बना सकते हैं, मतलब सीनियर्स, और उसको मतलब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी पारिवारिक ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो तैयारी कर सके, तो जैसे एक सीनियर सब मिलके या एक ऐसा ग्रुप बनाए जिससे कि स्टूडेंट्स को जो यूजी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब एंथुसियास्टिक, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कर रहा है उसको, उसकी पहले पूरी जांच करके उसके बाद में यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए प्रमोट किया जाए। तक हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अगर यूपीएससी के एग्जाम नहीं देंगे एंथुसियास्टिक होके और एज ए आईएएस ऑफिसर वहाँ पे डिसीजन मेकर वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम ऐसे बोलते हैं ना कि फार्मर्स के लिए कोई भी चीज़ आ रही है तो वो लागू क्यों नहीं हो पा रही है, या ऑन ग्राउंड क्यों नहीं आ रही है, वो फार्मर्स को देख के क्यों नहीं पॉलिसी बन रही है। वो तब बनेगी क्योंकि वहाँ पे जिसने खेती देखी है शुरू से वो जाके बंदा बैठेगा, तब तो वो चीज़ बनेगी। और वो चीज़ तभी हो सकती है कि हम एज ए सीनियर उनको एनकरेज करें। हम भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमेशा ये करते हैं कि जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, यार एक बार जरूर तैयारी करो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आप कर सकते हो, मतलब और ये राइट टाइम होता है हमेशा, क्योंकि बाद में एक होता है ना कि आप बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते तो आप एमएससी पीएचडी में आके इतने रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि टफेस्ट वो एग्जाम है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए और बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी चाहिए, तो वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है। तो और हम तो यही प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर स्टूडेंट का स्टैंडर्ड हम उठा सके, ताकि बिल्कुल सबसे पहले है कि अपने आप पे प्राउड करो, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि अपनी डिग्री को लेके वो प्राउड नहीं करते हैं कि यार बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, जबकि प्राउड से बोलना चाहिए कि आप उस चीज़ से डिग्री कर रहे हो जिसपे हमारी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। भाई रीढ़ की हड्डी है, हम आज एग्रीकल्चर बोले तो सबसे पहली लाइन ही वो बोली जाती है कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री। तो आप एग्रीकल्चर का ही तो कोर्स कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने कोर्स पे प्राउड करना चाहिए। उसके बाद में जिनके लिए हम काम कर रहे हैं हमेशा उनके लिए दिल से काम करना चाहिए। किसान हमारे फाइनल बेनिफिशियरी है, तो उनके लिए हो सके तो थोड़ा ही आप कंट्रीब्यूट करो, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो, लेकिन कहीं ना कहीं एक का भी आपने भला कर दिया तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गेन कर लिया। भला तो आप एक का नहीं अनेक का कर रहे हो। हम तो कोशिश कर रहे हैं साहब। प्लेटफॉर्म है आईआरआई वाला, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं हैं कि आप और भी प्रोग्रेस करें इस फील्ड में। हम तो प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ऑथेंटिक और रियल ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सर हम केवल उन्हीं चीज़ों पे बात करें कि सिर्फ हमने बड़ा चढ़ा के, क्योंकि उन चीज़ों के लिए तो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं ना, कोई भी है, और इन चीज़ों को हमने इसीलिए कवर कर रहे हैं अब कि बच्चा कहीं पे भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहता है तो उससे पहले ये जान ले कि यार इसमें क्या कमी है और मैं क्यों जाऊँ, मतलब वाई, उसका वाई क्लियर हो जाना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे पहुँचे, और आपने जो जिस प्रकार से हमें हॉस्पिटलिटी दी उसके लिए भी हम एचयू का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रीज लगाए हुए हैं और उनके बीच में जो है यहाँ पे हमारी क्रॉप्स की फार्मिंग की जा रही है, और 2 वीड लिए हाथ में यहाँ पे। ये तो अपना हो गया चिनोपोडियम एल्बम। ये चिनोपोडियम एल्बम हमारा वीड हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। ये कौन सा है सर? इसका भी पता लगाएंगे। इसका ये भी चिनोपोडियम ही है सर, इसको मेरे हिसाब से ये चिनोपोडियम मुराली है ये, जंगल वाला बथुआ बोलते हैं, उसकी तो सब्जी बनाते हैं मेरे हिसाब से।
और क्या नज़ारा है, मतलब बहुत शानदार। यहाँ पे व्यू पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ मेरे को लग रहा है फोटोज़ वगैरह भी ली जा सकती है। आंकड़ा सर कैलोट्रोपिस। बिल्कुल आंकड़ा भी है, बिल्कुल। काफ़ी गहरा नॉलेज रखते हो सब्जेक्ट में। किससे पढ़ रहे हो? डॉक्टर दूधवाड़ जी सर। और सुधीर सर एकदम कोट पैंट की चमक नहीं जा रही है सुबह से सर। ये कितना शानदार लग रहा है। ये तो व्यू है, ये तो एकदम मतलब गज। न्यूजीलैंड में आ गए थे। न्यूजीलैंड जैसे ये ट्रीज, ये टेम्परेट मोस्टली जो हमारे तो देखो ना अगले फिर कहीं आगे नहीं, ये जो ट्री होते हैं ना हमारे, वो मोस्टली टेम्परेट टाइप ट्रीज होते हैं ना, उनकी लीव्स ऐसी होती है मोस्टली। ये ना वो पॉपुलर ट्री मोस्टली हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये फेमस ट्री है हमारा पॉपुलर ट्री। जनवरी में इसका प्रोपगेशन होता है और ये एक डेसिडियस प्लांट होता है, मतलब इसके पत्ते झड़ते हैं, एवरग्रीन नहीं है ये कौन सा है? पाम, पाम जिसको बोलते हैं। और उधर यूकैलिप्टस दिखाई दे रहा है हमें। ये गाजर घास तोड़ के लाया हूं। ये फ्रांस ट्री है ना सर? इसका क्या नाम है? फ्रांस। ये फ्रांस से लाया गया है। हो सकता है ओरिजिन इसका फ्रांस में हो गया, जो भी पर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है सर। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाजर घास तो साथियों पहुंचते पहुंचते डॉक्टर साहब के घर पे पहुंच गए हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं मानेंगे। और अभी रात हो रही है, लेकिन मैं कहा डॉक्टर साहब हरियाणा की मुर्रा नस्ल तो हमें दिखाओ, और उसको देखने के लिए डॉक्टर साहब के बारे में पहुंच गए। आपको भी दिखाते हैं, आइए अंदर। ये जो आप यहाँ पे मुर्रा नस्ल की ये भैंस जो देख पा रहे हो, डॉक्टर साहब कितना दूध देती है? ये अभी ब्याई गई है, इसकी माँ के 22 लीटर दूध था। 22 लीटर दूध है इसके? बिल्कुल। और इसके खुद के अभी? इसकी खुद के तो ब्याएगी तब देगी दूध। अभी एक अच्छा, एक महीना बचा है ये। और इसकी माँ अगर 22 लीटर दूध देती थी तो ये भी दे देगी। हाँ, ये देगी। इसकी माँ वो आगे है क्या? अगर 15 प्लस होगा तो बोलते हैं। 15 प्लस भी बहुत बड़ी बात होती है ना, पहली बात। और आप मानोगे नहीं, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर ये पाड़ा लेके आती है ना, और 1 साल डॉक्टर साहब अगर उसको पालते हैं तो 90,000 से 1 लाख तक का बेच देते हैं। इसका भाई भी का है। इसका भाई कितने का? 90,000 का। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और अगर भैंस पालनी है तो फिर मुर्रा नस्ल की पालो और हरियाणा से ले जाकर पालो। मैं तो डॉक्टर साहब से डील डन कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब एक तो दिला दो कम से कम। एक क्या तेरे को अनेक दिला देंगे। नहीं बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इनका डाइट का क्या रहता है? डाइट तो नॉर्मल है। नॉर्मल डाइट। हाँ, अपना घर का ही खिलाते हैं, बाहर से भी कुछ खिलाते हो? घर का ही खिलाते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता? खल गिनोड़े बेशक खल आती है बस, है ना? खल गिनोड़े। और खल किसकी खिलाते हो मोस्टली? खल तो गिनोड़े की चलती है, कपास, मतलब कॉटन कपास वाली। हाँ, ज्यादातर कपास की चलती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें और काकड़ा वगैरह नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा तो चने या मेथी, वो दूध के टाइम पे। अच्छा, दूध के टाइम पे। हाँ। और तेल वगैरह भी देते हैं क्या? तो ब्याह से पहले तेल देते हैं, अगर कोई पशु ले ले। ब्याह के टाइम पे घी देते हैं। घी खिलाते हो? देसी एकदम? देसी एकदम अपना घर का घी निकाला? घर का घी निकाला। लगभग कितना खिला देते हो एक वैसो? 3-4 किलो तो खाई लेती है। 3-4 किलो? हाँ, रोज पाया करके। तो वो 3-4 किलो तो हम निकाल लेते हो फिर एक महीने में? पूरे कर देते हैं महीने का। हाँ, 2 दिन में पूरे कर देते हैं। 2 दिन में? हाँ। अगर घी निकाले तो 1 दिन का घी कितना मतलब निकल जाए? 1 दिन का? 1 दिन का लगभग इसका था, जैसे पिछले 3 दिन में लगभग किलो से ऊपर घी हो जाता था। 3 दिन में किलो की से ऊपर घर में दूध यूज करने के बाद जो बनता था उसका। वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर पालनी हो तो मुर्रा ही पाल लो। और मुर्रा नस्ल की मैं पहचान बता दूं कि इनके जो सींग होते हैं ना, सींग आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरी गोलाई में मिलेंगे। मारती तो नहीं है ना? हाँ, पुंजर देखो इसका। मुर्रा प्योर मुर्रा होगी, कोई उसके एक भी सफेद बाल नहीं होगा। अगर आप ये देख रहे हो केवल कि उसके जो वो है, क्या बोल रहे हैं अपन, कि केवल उसके सिर्फ सींग जो है वो गोल है, तो उससे पूरी पहचान नहीं होगी। उसके जो है ना बाल बिल्कुल काले होने चाहिए। बिल्कुल काले होंगे, ऐसे नहीं कि भूरे होंगे। जैसे वो बीच वाले है वो प्योर मुर्रा में नहीं है। अरे मार मतलब दादा, इसको क्या दूध पीने की इच्छा हो रही है डॉक्टर साहब? नहीं, ये शरारती ज्यादा है। अच्छा। अरे मैं तो नहीं हूँ, मैं तो इतना नहीं हूँ। अरे दादा आराम से, इसको दूध क्यों पिला दिया तो इतना? ये तभी तो 90 के जाते हैं दूध पिलाते हैं। नहीं बढ़िया है डॉक्टर साहब, बढ़िया है। और ये आप पूरा देख सकते हो कि हरियाणा में इस प्रकार से भैंसों को रखते हैं। और बाहर जो है वो ट्रैक्टर वगैरह है डॉक्टर साहब के। यहीं पे देखो आईसर जो कि
सबसे पुरानी कंपनी है हमारी ट्रैक्टर की, उसका ट्रैक्टर किसान का साथी वो अभी तक है। और रात दिन में जो है डॉक्टर साहब यहीं पे बांध देते हैं बाहर। और ये खाने के लिए तो जो अपना वीट का स्ट्रा होगा ये डॉक्टर साहब, वीट का स्ट्रा। और साथ में क्या बरसीम, क्या तो फिर नहीं साथ में मिलाते क्या वो बरसीम? हाँ बरसीम साथ में मिला के खिला देते हैं। तो डॉक्टर साहब 3 ट्रैक्टर क्यों कर रखे हैं भाई? ये नॉर्मल वर्क के लिए है, हरा चारा लेके आना, वो हैवी वर्क के लिए वो 60 HP का है, ये 35 HP का है। दो 3 तो ट्रैक्टर रखते हैं हरियाणा में, और तभी जाके पूरी खेती मैनेज हो पाती है। बढ़िया है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब इसको क्या बोलते हैं? बग्गी बोलते हैं क्या इसको? बग्गी बोलते हैं। वाह, बग्गी में तो हम सवारी करते हैं, पर कोई नहीं, अगली बार करेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, पूरा बग्गी में बैठ के ही घूमेंगे। दोस्तों फाइनली जो हमारी HU की ट्रिप थी वो सक्सेसफुली सुख शांति से समृद्धि से हो गई। तो सुधीर सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। जितने लोगों से मिले, जो कैंपस देखा, वहाँ की अलग लाइफ देखी, सब कुछ ऑलरेडी व्यूअर्स ने देख लिया है। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पर्सनली। और फाइनली एक वो सोच होती है ना कि ऐसा नहीं है, IRI एक अलग चीज़ के लिए पहचाना जाता है और HU का एक अलग इकोसिस्टम है, अलग इन्वायरमेंट है, और ओरा है हम बोल सकते हैं। बिल्कुल ओरा है, क्योंकि एकमात्र पूरे हरियाणा में एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो जो फंडिंग की है वो कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती है मोस्टली। तो इसकी वजह से जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे बहुत शानदार है। और मोस्टली स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो वाकई में जो वहाँ का जो साई के थ्रू जो फंडिंग होके जो जितने भी बॉक्सिंग हॉल बने हुए हैं, रेसलिंग के लिए बने हुए हैं, या अदर और भी हम बात करें गिरी सेंटर जो था, वाकई में लाजवाब वो चीज़ है वहाँ पे। और हम तो यही चाहेंगे कि यार इन चीज़ों से सीखकर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो, और हर प्रकार का जो एक्सपोजर है वो स्टूडेंट को दिया जाए। वहाँ के लोगों की अगर सबसे अच्छी हम बात करें तो पर्सनैलिटी जो कि डाइवर्स होनी चाहिए। केवल हम ये नहीं बोलते कि यार आप केवल अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करो, क्योंकि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स नॉट लाइफ। सो उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो HU में हमने चीज़ दिखी। और सर आपका क्या रहा मतलब? बाकी तो इन पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और ये जस्ट हमने ट्राई किया है, हमने देखो हम कोई हमारा एक प्रोफेशनल, और हम कोई वो प्रोफेशनल व्लॉगर भी नहीं है कि हमें हो सकता है कि गलतियां हमारी इसमें रही होगी या हुई होगी हमारी जो भी है, बट दैट वी विल इम्प्रूव इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। और हम तो अनफिल्टर्ड कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि हम इतनी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाए कि उसको देखने में कम्प्लीटली जो हमारे व्यूअर है उसको आनंद आए ही। तो वो चीज़ें हम समय के साथ इम्प्रूव भी कर लेंगे, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और हम हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट की जो क्योरीज होती है उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। और उसी की पहल में ये HU से हमने शुरुआत HU ट्रिप हमने की, क्योंकि सबसे पास में हमारे यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पे हमारे बहुत से जो डॉक्टर है वो जानकार भी थे। तो आगे भी अगर आप चाहते हो कि कोई सी यूनिवर्सिटी का हम विजिट करें तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम अपना टाइम शेड्यूल करके हम कोशिश करेंगे, इन्फॉर्म आपको कर देंगे। और ज़रूर हम भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या लेख है कि मतलब, और क्या उसमें पॉजिटिव है। क्योंकि बिकॉज ऐसा नहीं होता कि केवल नेगेटिव ही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हर चीज़ जगह से हमें सीखने को मिलती है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी जो यूनिवर्सिटी है उसको हम विजिट करें, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हमसे जितना बनेगा हम उतना ज़रूर करेंगे। और ये आपका प्यार है जो हमें ये सब करने के लिए मजबूर करता है। कि कितने दिनों से आ रहा था कि सर आप IRI का जो है वो कैंपस टूर कराइए, लेकिन हमने IRI से शुरुआत नहीं की, हमने HU को चूज़ किया। उसके बाद में हम जो IRI का है वो भी हम अपडेट करेंगे। और उसके अलावा जो
अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी हम प्रायोरिटी वाइज विजिट करने की कोशिश करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो बीएससी में एडमिशन लेते हैं, एमएससी पीएचडी में लेते हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को वाइजली सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, सो अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ करे। और आप भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो कोशिश करो कि उसका एक जो है कैंपस टूर बनाकर आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे आप डालिए। अगर हो सके तो आप हमें शेयर कीजिए, हम हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए IRI वाला और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।